हमारे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो महामारी विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद आपका। आपसे समझेंगे डॉक्टर लहरिया के क्या समस्याएं अमूमन बाढ़ के बाद आती हैं, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर लोग जब बाढ़ की बात करते हैं तो वो सोशल प्रॉब्लम्स और अन्य बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन हेल्थ को भूल जाते हैं। मेरी राय में कोई भी फ्लड या बाढ़ होती है वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी होती है। उसमें कुछ इमीडिएट हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि उसके चलते, बाढ़ के चलते जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है वो डिसरप्ट हो जाती है। भले ही पानी आता रहे लेकिन उसमें कंटेमिनेशन की संभावना होती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो है दस्त लगना या हैजा की बीमारी, कॉलेरा या डायरिया की बीमारी, जो आम लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं होती है। उसके अलावा चूंकि बाढ़ में लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और एक क्राउडेड स्पेस में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी इलनेस की संभावना भी बढ़ जाती है। खासतौर से जब बच्चों का टीकाकरण रुक जाता है तो मीजल्स अर्थात खसरे की बीमारी बढ़ जाती है। फिर तीसरी जो हेल्थ कंडीशन होती है वो होती है स्किन डिसऑर्डर्स, क्योंकि बाढ़ के चलते पानी की समस्या हो जाती है, पीने का पानी और अन्य दैनिक जरूरतों के लिए पानी। तो उसमें स्किन कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिसमें इसके बीज और अन्य बीमारियां होने लगती हैं। एक और बात याद रखने की है कि बाढ़ के चलते जब रूटीन हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो काफी डिसरप्ट हो जाती हैं, अर्थात जिसको ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चल रहा है या डायबिटीज का इलाज चल रहा है या जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के लिए जाना है, तो उस सबको इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज भी डिसरप्ट हो जाती हैं, क्योंकि जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी पानी में डूब गए हैं या काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी एक बड़ा चुनौती है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ये समस्याएं हम भूल जाते हैं। जैसे ही बाढ़ में पानी उतरने लगता है हम सोचते हैं कि अब वो समस्याएं नहीं है, जबकि दरअसल ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू होते हैं बाढ़ आने के दिन से शुरू होते हैं और 15 दिन से लेके 20 दिन और महीनों तक चलते हैं। और एक बात और याद रखने की, जैसे आपके रिपोर्ट में जिक्र हुआ था, डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं। जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं और जो मरीजों को देखते हैं, मैं बात करता था काफी सारे मेरे डॉक्टर फ्रेंड से, वो कहते थे कि बाढ़ आने के पहले से ही दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केसेस का एक स्पाइक नजर आ रहा था। और चूंकि अब बरसात हो गई है, बाढ़ आ चुकी है, तो इसकी संभावना और बढ़ गई है और इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने 5 बातें की। एक तो डायरिया, पानी, वाटरबोर्न इलनेस से, दूसरा रेस्पिरेटरी इलनेस से, तीसरा बात की स्किन डिसऑर्डर्स की, चौथी बात की एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज की, और 5वीं डेंगू और मलेरिया। तो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ सकती है। बिल्कुल। तो वाटरबोर्न डिजीजेज हैं, रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, आपने हैजा की, दस्त की बात की, आपने डेंगू मलेरिया, क्योंकि मच्छर ज्यादा पनपते हैं ऐसे में और इनका खतरा भी है। तो अब रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी हैं, स्किन डिसऑर्डर्स भी हैं, त्वचा में भी समस्या, तकलीफ हो सकती है। एक और सवाल, सरकार के सामने क्या चुनौती है ये, या और उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए फौरन? जहां जहां पानी घटता है वहां पर क्या प्रिकॉशंस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या वहां पे कैंप्स लगा के क्या होता है फिर? तो सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि इमीडिएट प्रॉब्लम जो होती है बाढ़ में डिस्प्लेस होने के बाद, या वो है वाटर सप्लाई का इश्यू। क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन जो ड्रिंकिंग वाटर कम होता है और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन होने की संभावना है। तो सबसे पहला कदम है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में, और जो नहीं प्रभावित है, क्योंकि वाटर सप्लाई एक कॉमन होती है, उनमें भी इसका असर हो सकता है, तो लोगों को अवेयर किया जाए कि कोई भी अगर पानी कंटेमिनेटेड लग रहा है या उसमें स्मेल आ रही है, कोई भी संभावना है, तो उसको पानी का स्पेशल ख्याल रखिए। व्यक्तिगत तौर पर, खासतौर से जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर क्लोरिनेशन किया जा सकता है हाउस होल्ड लेवल पे। इसके लिए यूजुअली गोलियां आती हैं, जो सरकार 0.5 mg की गोली आती है, 20 लीटर पानी के लिए काफी होती है। तो जरूरत है कि व्यक्तिगत लोग स्तर पर हम जाने और सरकार जागरूकता लाए कि उस तरह की क्लोरीन टैबलेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर जो क्लीन पानी देखने में क्लीन लग रहा है लेकिन कंटेमिनेशन हो सकता है, जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेज हो सकते हैं, तो उसमें पानी की यूजुअली क्लोरीन की एक टैबलेट 20 लीटर पानी में डाली जाने के लिए होती है, और उसके बाद उसे 30 मिनट तक इंतजार करना होता है। उसके बाद वो पानी ड्रिंकेबल हो जाता है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा इस माध्यम से, कि जो क्लोरिनेशन के माध्यम से पानी ठीक करने का अप्रोच है वो विजिबली कंटेमिनेटेड या डर्टी वाटर में काम नहीं करता है। वो एक्चुअली साफ दिखने वाला पानी जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है उससे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।